दोनों फौजियों के गिलासों में जसवंत ने बेहोशी तारी करने वाला सफूफ इतनी फुर्ती से मुंतकिल किया कि मुझे भी कानो कान खबर न हो पाई थी। थोड़ी देर के बाद ही वो दोनों खराटे लेने लगे। नायक की वर्दी जसवंत ने पहन ली और सिपाही की मैंने। बटालियन हेडक्वार्टर पर हम करीबन 8 बजे ही पहुंचे थे, क्योंकि उसके बाद दाखिले की इजाजत नहीं थी। जिन लोगों की वर्दियां हमने पहन रखी थी उन्होंने असला अपने यूनिट से हासिल करना था, लेकिन हम इतने नेते भी नहीं थे। अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल, जिनकी अहमियत इस माहौल में ना होने के बराबर थी, हमने लिबासों में छुपा रखे थे। हम दोनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर चलते हुए उन फौजियों के साथ अंदर दाखिल हो गए जो हमारी तरह बड़ी जल्दी में दिखाई देते थे। बटालियन हेडक्वार्टर के गेट पर खड़े मिलिट्री पुलिस के मुसल्लह गार्ड्स ने एक सरसरी सी नज़र हम पर भी डाली। इस हेडक्वार्टर में भांत के लोग इकट्ठे किए गए थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास नौइयत की मशकें की जा रही थीं। जिस यूनिट की वर्दियां हमने पहन रखी थीं उसके जवान भी यहाँ दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमने इस बात की खसूसी एहतियात बरती कि हम उनके नज़दीक तक न फटकें। मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही हम एक निस्बतन बैरान इलाके की तरफ, जहां दरख्तों की बहुतात नज़र आ रही थी, घूम गए। यहाँ इक्का दुक्का फौजी ही नज़र आ रहे थे, क्योंकि ये ड्यूटियों की तब्दीलियों का वक्त था, इसलिए हर कोई अफरा तफरी में दिखाई दे रहा था। हमारा रुख दरख्तों के उस झुंड के पीछे बने दफातर की तरफ था, जहाँ मुख्तलिफ नौइयत की फाइलें रखी थीं। ये दफातर 3 बजे के बाद बंद हो जाते थे। उसके बाद उस तरफ किसी का आना जाना भी कम हो जाता था। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 2 जगह पूछने पर पासवर्ड बताना पड़ा था। हंगामी सूरत हाल की वजह से लाइट ऑफ थी, सिर्फ सर्च लाइट कभी कभी रोशन करके घुमाई जा रही थी। उसके अलावा भी इस हेडक्वार्टर के चारों अतराफ सर्चिंग टावर बने हुए थे, लेकिन हमने वो सब कुछ भुला दिया था। करीबन 2-2.5 घंटे यहाँ छुपे रहे। ये दफातर एक बुलाक की सूरत में बने हुए थे। फिर दरख्तों की आड़ लेते हुए हम उनके नज़दीक पहुंच गए और अब जल्द अज जल्द कुछ कर गुजरने के लिए बेताब हो रहे थे। इस असना में किसी आमदा खतरे के पेश नज़र फरार होने के लिए रास्ते का भी इंतखाब कर लिया था। रात के वक्त ऐसे इलाके आम फौजियों के लिए भी ममनू हो जाते हैं और बगैर ड्यूटी के इन जगहों के नज़दीक किसी का भटकना भी ममनू होता है। हम दोनों दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे। अपने हदफ से चंद गज के फासले पर अचानक हम दोनों जमीन बोस हो गए, क्योंकि एक साए को हमने दफातर वाले बुलाक के एक कोने से नमूदार होते देख लिया था। मेरा हाथ फुर्ती से अपनी जेब की तरफ गया और दूसरे ही लम्हे नन्हे से ऑटोमेटिक पिस्तौल पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। मैं साए पर टिकटिकी बांधे नजरें जमाए लेटा था। जसवंत की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। लेटे लेटे उसने एक मखसूस सिग्नल दिया, जिसका मतलब था कि मैं आगे निकलूं और वहां मौजूद पहरेदार को धोखे से अपनी तरफ मुतवज्जे करूं। इस असना में जसवंत को अपना काम कर गुजरना था। इशारा मिलते ही कोनियों के बल तेजी से बुलाक के एक कोने की तरफ रेंगने लगा। जसवंत के करीब से गुजरते हुए मैंने उसके हाथ का दबाव अपनी कमर पर महसूस किया। वो मुझे नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा कह रहा था। जसवंत ने मेरे मुखालिफ समत रेंगना शुरू कर दिया। बुलाक के एक कोने पर पहुंचकर मैं रुक गया। इस असना में वो साया दूसरे कोने पर पहुंच चुका था। पलट कर देखा तो जसवंत मेरे नज़दीक पहुंच चुका था। तेजी से बने पुख्ता फर्श पर रेंगने की वजह से मेरी कोनियों का बुरा हाल होने लगा था। मैं बरामदे के एक कोने पर दीवार के साथ चमट गया, जबकि जसवंत मेरे कदमों के साथ रेंगता हुआ आगे निकल गया। वो बरामदे से मुंसलिक छोटी छोटी बाड़ से चपक गया था। साए ने अपना रुख बदला। अब बरामदा उसके फौजी कदमों की आवाज़ से गूंजने लगा था। मैं अपनी बेकाबू धड़कनों के साथ करीबन सांस रोके हुए उसकी आमद का मुंतज़िर था। जब मुझे यकीन हो गया कि अब वो मेरी मतलूबा जगह पर पहुंच चुका है, तो मैं अपनी जगह से निकला और बगैर आवाज़ पैदा किए अपनी जगह से सिरक कर बरामदे के पिलर से आ लगा। वो कि ये अमल मैंने बगैर आवाज़ पैदा किए अंजाम दिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि आने वाले ने मेरी ये हरकत नोट कर ली होगी। ये आखिरी और ख़तरनाक तरीन दाव था जो हम खेल रहे थे। अमूमन जासूस ये अमल उस वक्त दोहराते हैं जब कोई और चाराकार बाकी न रहे। हम यहाँ वक्त ज़ाया करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। किसी भी वक्त अंदर मोहन और उसके साथी की गैर हाजिरी पर मिलिट्री पुलिस वाले मुश्तबा हो सकते थे, या किसी भी वक्त इस तरह अचानक आग निकलने की तवक्को की जा सकती थी। हमारी तवक्कुआत के मुताबिक आने वाला ठठाकर रुक गया और चंद सेकंड तक अपनी जगह जमकर खड़ा रहा।
वो शशोपंज में मुब्तला दिखाई दे रहा था। खैरियत ये गुजरी कि वो टार्च बरदार नहीं था। मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि जैसे अभी दिल उछलकर हलक से बाहर आ गिरेगा। मेरे जिस्म की तमाम सकत आंखों से होते हुए अब हाथों में मुंतकिल हो चुकी थी। मैं किसी भी लम्हे बढ़कर उसका टैटवा दबाने के लिए तैयार था। चंद सेकंड बमुश्किल ही वो अपनी जगह ठहरा होगा, लेकिन हमारे लिए वो चंद लम्हात सदियों पर मुहित दिखाई दे रहे थे। फिर उसने अपने मामूल की रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अपने कंधे पर लटकी ऑटोमेटिक राइफल ने उसने दाएं हाथ में मजबूती से थाम ली थी। मुकम्मल तैयारी की हालत में नहीं, शायद अभी तक उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। और जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचा, बैक वक्त तो अतराफ से उस पर क़यामत टूटी। जसवंत जो सिरकता हुआ बरामदे की दीवार के बिल्कुल साथ चपक गया था, अपनी जगह से इस तरह उछला जैसे उसके जिस्म में लगे ताकतवर स्प्रिंगों ने उसे फिजा में उछाल दिया हो। वो उड़ता हुआ आया और हैरत सदा पहरेदार, जिसकी जबान अचानक पेश आने वाली सूरत हाल से गुंग हो गई थी, कि मुंह पर मजबूती से हाथ जमाता हुआ जमीन पर ढेर हो गया और मेरे दाएं हाथ में पकड़े पिस्तौल का दस्ता और बाएं हाथ की हथेली की जोरदार ज़रब उसके ज़मीन पर गिरने से पहले ही उसकी दोनों कनपटियों पर क़यामत ढा गई थी। फाइन। मेरे इस तेज़ एक्शन पर जसवंत ने हौले से सरगोशी करके मुझे दाद दी, मगर निगाहें उसकी बदस्तूर अपने शिकार पर थीं, जो बिल्कुल बेहोश हमारे सामने गिरा पड़ा था और जिसकी राइफल उसके हाथ से निकलकर बरामदे के नीचे कच्ची जगह पर जा गिरी थी। वो हर लिहाज से मुझसे कहीं सीनियर था। मुमकिन है उसके लिए ये कोई नई बात ना हो, मेरे लिए बहरहाल ये सूरत हाल परेशान कुन साबित हो सकती थी। बेहोश पहरेदार को हमने चंद लम्हों में उसकी वर्दी समेत ही उसके हाथ, पांव और मुंह बांधकर उसी बाड़ में फेंक दिया था जहां जसवंत छुपा रहा था। अव्वल तो वो सुबह से पहले होश में आ ही नहीं सकता था, और अगर बिलफर्ज वो होश में आ भी जाता तो चीखने चलाने के मौके ख़त्म हो चुके थे। सर्च लाइट उस तरफ अभी तक तो घुमाई नहीं गई थी। अगर घुमाई भी जाती तो उसका रोशनी की जिद में आना मुश्किल था। अब असल में मेरा वो काम शुरू हुआ था जिसमें मुझे खसूसी महारत और जसवंत पर किसी कदर बर्तरी हासिल थी। हम मुख्तलिफ कमरों के बाहर लगी नेम प्लेटों पर नज़र दौड़ाते उस मखसूस कमरे के सामने जा पहुंचे जिसकी हमें तलाश थी। जसवंत तो पिलर की आड़ में खड़ा अंधेरे में हालात का जायजा ले रहा था, जबकि मैं एक नज़र ताले पर डालकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। करीबन 1.5-2 मिनट तक सर खपाई के बाद बिल आखिर मुझे अपने मकसद में कामयाबी हासिल हुई और ताला खटाक की आवाज़ पैदा करता हुआ खुल गया। उसके बाद बेहोश पहरेदार की राइफल थामे जसवंत वाली जगह पर खड़ा हो गया, जबकि पेंसिल टार्च समेत वो कमरे में जा घुसा था। जसवंत ने करीबन 10 मिनट अंदर लगाए थे। इस असना में एक मर्तबा उसकी मदद के लिए अंदर जाकर मुझे फिर एक ताले पर जोर आजमाई करना पड़ी। जब 10 मिनट के बाद जसवंत बाहर निकला तो कामयाबी उसके चेहरे से झलक रही थी। असल में अब वो खतरनाक मरहला आया था जिससे बखैरियत गुजरते हमारी कामयाबी का दारोमदार था। हेडक्वार्टर के चारों अतराफ दीवार बनी हुई थी जिस पर खारदार तार लगे हुए थे, और रात को 8 बजे के बाद इनमें बिजली की रो दौड़ने लगती थी। उसके अलावा थोड़े थोड़े फासले पर ऊंचे ऊंचे टावर बनाए गए थे जिन पर मशीन गनें नस्ब थीं। इनको कुछ इस अंदाज से नस्ब किया गया था कि इशारा मिलने पर हेडक्वार्टर के किसी भी हिस्से में उनसे फायरिंग की जा सकती थी और चंद मिनट के अंदर वो हमला आवरों को भून कर रख सकती थीं। 3 बजे पहरेदार बदलते थे। हमने उसी वक्त को यहाँ से निकलने के लिए मुंतखब किया था। दोनों गड्ढे जिन्हें हम जसवंत के क्वार्टर में छोड़ आए थे उनके 24 घंटे से पहले होश में आने का कोई अमकान नहीं था। उस वक्त बमुश्किल रात के 12 बजे थे और ऐसे आसाब शिकन हालात में सुबह 3 बजे तक यहाँ छुपे रहना कोई आसान काम नहीं था। हम दफातर से परे हट गए थे। जाते जाते एक मरतबा फिर हमने अपने नए शिकार का जायजा ले लिया था। वो गहरी नींद सो रहा था। उसकी राइफल जसवंत के कंधे पर लटकी थी। वहाँ से चुराए गए कागजात कुछ तो मैंने अपनी जेबों में ठूंस लिए थे और कुछ जसवंत के पास थे। हम अब दरख्तों के झुंड तक पहुँच चुके थे और वहीं बैठे वक्त गुजार रहे थे। दोनों ही एक दरख्त की मुखालिफ समत में मुंह किए बैठे थे। राइफल जसवंत की गोद में धरी थी और पिस्तौल मेरी झोली में पड़ा था। हम दोनों खामोश बैठे थे। कभी कभी
उकता जाते तो पलटकर एक दूसरे की तरफ देख लेते। उसके अलावा वक्त गुजारी का और कोई बहाना हमें मुयस्सर न था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।